Hello students, today our topic is glycolysis. It is also known as Amden-Meyerhof pathway. And what is glycolysis? Glyco यानी कि glucose and lysis यानी कि breakdown. यानी कि glucose का breakdown which yields ATP and other intermediates. It is known as glycolysis. And where it is done? It is done in cytosol of the cell. अब glycolysis की जरूरत कहाँ पड़ती है कि डाइजेशन में हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. अब दैट स्मॉलर वन इज अ ग्लूकोज. अब नाउ इट इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज into the simpler units further to metabolize it and to generate the energy which is ATP. That's how our body functions because we need energy in the form of ATP or our cells to functions properly. So let's see how the glycolysis works, how many steps, what are the enzymes and where it is occur. So it is a sequence of reactions that convert glucose into pyruvate in the presence of oxygen and into lactate in the absence of oxygen with the ATP production. अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही होती है? साइटोसॉल में. ग्लाइकोस ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का यूनिट होती है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट व्हिच इज 3 कार्बन यूनिट यूजिंग द 10 एंजाइम्स. यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 एंजाइम्स होते हैं. अब ग्लाइकोलाइसिस हमारे टू पार्ट्स में होती है. फर्स्ट पार्ट जो होती है दैट इज एनर्जी रिक्वायरिंग, जिसके अंदर हमें एनर्जी की जरूरत होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. एंड द सेकेंड वन इज द एनर्जी जनरेटिंग, यानी कि जहाँ पे एनर्जी का जनरेशन हो रहा है. नाउ इट इज द प्रिंसिपल रूट फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लूकोज के मेटाबोलाइज होने का बहुत ही important and the single route होता है. And it is ability to provide ATP in the presence of oxygen is the bestest reaction of to metabolize the glucose. It generates the precursors, यानी कि इस साइकिल से हमें ऐसे काफी सारे इंटरमीडिएट्स मिलते हैं जो बाकी सारे रिएक्शंस में यूजफुल होते हैं. जैसे कि पायरुवेट, इट जनरेट पायरुवेट and it converts into the alanine through the transamination. और पायरुवेट एसिटाइल CoA लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस. नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, जो कि एक और इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का. ये क्या कर रहा होता है? ग्लाइकोलाइटिक जो पाथ होती है वहां से ये जनरेट हो रहा होता है. और वेयर इट इज यूज्ड इन ट्राइसाइल ग्लिसरॉल. इन इरिथ्रोसाइट्स ग्लाइकोलाइसिस की मदद से ही जो 2,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड का सिंथेसिस होता है वो यूज होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द हेमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. So this is glycolysis cycle. It is divided into the two phase, first and second. It has 10 enzymes, so 10 steps. And to learn this cycle through which I have learned it, it is a trick like God gives fruits for dear grandparents, but parents put Pepsi pressurely. So that's how you guys learn it. ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज इरिवर्सिबल. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. पहले ही स्टेप में एटीपी लगता है. दो एंजाइम्स लगते हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो अगर ग्लाइकोलाइसिस लिवर में हो रही है तो ग्लूकोकाइनेज लगेगा, और अगर मसल्स में हो रही है दैट इज हेक्सोकाइनेज. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. और क्योंकि यहाँ पे आइसोमरेज हो रहा है तो यहाँ पे होगा फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे भी एटीपी का जनरेशन होता है और हमारे पास जो एंजाइम होगा दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट. फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द एंजाइम एल्डोलेस. अब यहाँ पे इसके बाद की जो प्रोसेस होती है दैट इज जो G3 फॉस्फेट होता है हमारा वही आगे कंटिन्यू करता है. और जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ये रिवर्स रिएक्शन होती है विद द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक की, और इसको कौन कैटालाइज करा होता है? फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज. यानी कि डीएचए जो होता है वो साइकिल को कंटिन्यू नहीं करता है. यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं 3 फॉस्फेट के, यानी कि अब जितने भी एटीपी जनरेट होगी या एनएडीएच होंगे वो सारे डबल काउंट करने पड़ेंगे हमें फॉर द एनर्जेटिक्स.
यहाँ तक हमारा फर्स्ट फेज था जहाँ पे हमारे फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर एटीपी का खर्च हुआ है। नेक्स्ट इज जब हम G3 फॉस्फेट को आगे कन्वर्ट कराते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, जो हमारा एंजाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज हो रहा है तो यहाँ पे G3P डिहाइड्रोजनेज का यूज होगा और यहाँ पे NAD और NADH प्लस प्रोटॉन्स का रिलीजिंग होगा। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरल जो होता है वो कन्वर्ट होता है 3 PG के अंदर, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। यहाँ पे ATP रिलीज होता है विद ADP आता है और ATP को रिलीज करता है विद द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे आयन की भी जरूरत होती है, दैट इज Mg2 प्लस आयन। अब हमारा 3 PG से 2 PG जाएगा विद द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, यानी कि PEP बनेगा। यहाँ पे भी Mg2 प्लस आएगा और यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज इनोलेज। यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा एंड इसके नेक्स्ट स्टेप में जो कि लास्ट स्टेप है हमारा, दैट इज फॉस्फोनिल पायरुवेट से हम पायरुवेट बनाएंगे विद द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे भी एटीपी का जनरेशन होगा, एटीपी सिंथेसाइज होगी। और फर्दर अगर एनारोबिक कंडीशन आती है तो पायरुवेट लैक्टेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे भी NADH का रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का जनरेशन होता है। नाउ द एनर्जेटिक्स के अंदर सेकंड फेज में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं NADH के, जो कि इक्वल होते हैं 6 ATP के, और 2 ATP निकलते हैं फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज से, और 2 ATP निकलते हैं पायरुवेट काइनेज से, यानी कि हमारे पास टोटल 10 ATP होते हैं सेकंड फेज में। अब क्योंकि यहाँ पे एटीपी की कंज्यूमिंग भी हुई थी तो 2 एटीपी हमें माइनस करनी पड़ेगी जो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में एटीपी कंज्यूम हुई थी। सो टोटल हमारे पास 8 एटीपी का कंज्यूम्ड एनर्जी आता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। द रेगुलेशंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब रेगुलेशन हमारी 3 स्टेप में होती है जो कि 3 स्टेप इरिवर्सिबल हैं। अब बाय द 3 एंजाइम्स, फर्स्ट एंजाइम इज अ हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज हमारा लिवर में मिलता है और हेक्सोकाइनेज हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है जो कि इनहिबिट होता है बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो लिवर में प्रेजेंट होता है और उसको इनहिबिट कौन करता है, ग्लूकोगॉन रिप्रेसर्स। और इंड्यूस कौन कर रहा होता है, इंसुलिन। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो फर्स्ट एंजाइम होता है दैट इज एक्टिवेटेड बाय द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट AMP एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, और इनहिबिट होता है विद द ATP, CMP and cytosine. And it is also inducible enzymes activated by insulin and inhibited by the glucagon. Next enzyme is pyruvate kinase जो कि last step को catalyze करता है. It is also inducible enzyme inhibited by the glucagon and ATP and activated by the insulin and fructose 1,6 bis phosphate. एनर्जेटिक्स हमने बता दिया कि एरोबिक की कंडीशन में 8 ATP का सिंथेसाइज होगा और एनारोबिक की कंडीशन में हमारे पास 2 ATP सिंथेसाइज होंगे। Now there is two reactions which are substrate level phosphorylation, यानी कि हमारी जहाँ पे ATP का सिंथेसाइज हो रहा है वो दोनों रिएक्शन हमारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन शो करती हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जहाँ से डायरेक्ट ATP का जनरेशन होता है थ्रू द ETC chain. So that's why these both are substrate level phosphorylation reaction. That's it for today's video. I hope you have liked this video. Do like, comment and share.